हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम इमन और आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 11, रिवॉल्यूशनरीज, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। ये यूनिट नंबर 4 का लेसन नंबर 4 होने वाला है, क्योंकि इसके पहले के हम लेसन जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं एक बार कि इससे पहले जो है हम गांधी जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, गांधीयन फेज डिस्कस कर चुके हैं और 3 टोटल फेजेस जो है मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट के, वो हम डिस्कस कर चुके हैं और उसके वीडियोस अपलोडेड हैं। स्टूडेंट्स अक्सर कमेंट करते हैं उन्हें वीडियोस नहीं दिखते। आप एक बार चैनल पर जाकर जो है वीडियोस को स्क्रॉल करके देख सकते हैं, सारे यूनिट्स जो है वो अपलोडेड है। तो यूनिट नंबर 1, 2 और 3 जो है वो अपलोडेड है और यूनिट नंबर 4 का जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यूनिट नंबर 4 के अंदर लेसन नंबर 10 जो है वो हम कर चुके हैं, 9 कर चुके हैं, 8 कर चुके हैं। अब हमारा जो है फाइनली 11 लेसन जो है वो हम कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो इसके पिछले वाले लेसन में हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको एक रिकैप दे देती हूँ। हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट के डिफरेंट फेज डिस्कस करे थे। उसमें हमने लिबरल इंटेलिजेंसिया के बारे में डिस्कस किया था, जिन्हें हम मॉडरेट्स कहते हैं, जो कि ब्रिटिशर्स के साथ निगोशिएट करके पिटिशंस के द्वारा जो है चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमने एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ा था। हमने फेमस एक्सट्रीमिस्ट के बारे में समझा था, उनकी पॉलिसीज को समझा था। उसके बाद हमने गांधी एरा के बारे में डिस्कस किया था और गांधी जी का रोल डिस्कस किया था इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में। और अब इस चैप्टर में हमारा जो कंसर्न होने वाला है, ये होने वाला है रिवॉल्यूशनरी, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे कि रिवॉल्यूशनरी में किस तरीके के अलग अलग तरीके के रिवॉल्यूशनरी होते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे हिंदू रिवाइवलिज्म के बारे में, हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म के बारे में, और रिवॉल्यूशनरीज का क्या ट्रेंड रहा है उसके बारे में, और रिवॉल्यूशनरीज का क्या इम्पैक्ट रहा है उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। हर इंसान का पार्टिसिपेट करने का तरीका अलग था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो विमेन होती है वो अलग तरीके से पार्टिसिपेट कर रही थी, वो अपने ऑर्नामेंट्स जो है त्याग कर रही थी। जो प्रीस्ट है वो अलग तरीके से कर रहे थे। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और अक्सर लोगों के आइडियोलॉजी में भी डिफरेंस होता है। तो वो आइडियोलॉजी का डिफरेंस भी ये तय करता है कि वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे नेशनल मूवमेंट में। तो क्या होता है कि जैसे कि समझिए, आपको पता है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होती है। आप जो है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ते हो, लिबरल्स के बारे में पढ़ते हो, मार्क्सिस्ट के बारे में पढ़ते हो और रिवॉल्यूशनरीज के बारे में पढ़ते हो। तो बेसिकली वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके की आइडियोलॉजी रखते हैं। और इंडियन नेशनल मूवमेंट में वो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके के आइडियोलॉजी रखते थे, इसलिए उनका जो पार्टिसिपेशन का तरीका था वो बहुत डिफरेंट था। और हर एक पार्टिसिपेशन का तरीका जो था अपने आप में इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये कहते हैं ना कि हर एक मतलब बूंद बूंद से सागर भरता है। तो वैसे ही हर अलग अलग तरीके से लोगों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। और वही हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से पार्टिसिपेट किया और वो पार्टिसिपेट करने के बाद जो है क्या चेंजेस आते हैं, वो सब हम समझने वाले हैं। तो हम बात करते हैं कि जो आइडिया है रिवॉल्यूशनरीज का, सोशलिज्म का और कम्युनिज्म का, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में चल रहा था और उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में भी ये आइडिया जो है इंट्रोड्यूस होता है। तो देखिए, आपको पता होगा कि रशिया के अंदर क्या होता है कि जो सार गवर्नमेंट जो ओवरथ्रो कर दी जाती है, रशियन रिवॉल्यूशन होता है, बहुत सारी चीज़ें रशिया में भी हो रही थी। इसके अलावा आप वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे देख लेते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन देख लीजिए 1789 का, उसके बाद किस तरीके से चीज़ें होती है। तो आप देखोगे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग आइडियाज इमर्ज होकर आ रहे थे, जिसमें सोशलिज्म, कम्युनिज्म, उस टाइम पे कार्ल मार्क्स और हेगल्स का जो है जन्म होता है। वो लोग भी बहुत सारी आइडियोलॉजीज देते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि इतनी सारी आइडियोलॉजीज जो है मार्केट में चल रही थी उस टाइम पे। और इंडिया के अंदर भी जो आइडिया है नेशनलिज्म का, वो भी जो है उभर कर आने लग गया था। क्योंकि आपको पता है कि 1857 के अंदर हमारा जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जिसे हम कहते हैं 1857 का सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं। उसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने देखा है तो। दूसरी बात ये कि हमारा जो नेशनलिज्म था उसको लोग अलग अलग तरीके से जो है डिफाइन करते हैं। तो आपने जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, फर्स्ट यूनिट में, कि पर्सपेक्टिव्स ऑफ नेशनलिज्म एंड कोलोनियलिज्म। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपने समझे होंगे। एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव था, एक जो है आपके बहुत सारे 4 तरीके के पर्सपेक्टिव्स हुआ करते थे नेशनलिज्म समझने के, और जो है साथ साथ कोलोनियलिज्म समझने के भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हुआ करते थे। तो देखिए, आपको एक रिकैप के तौर पे यहाँ पर दिया हुआ है कि मार्क्सिस्ट स्कूल क्या बताता था। मार्क्सिस्ट स्कूल ये बताता था कि नेशनल मूवमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो बुर्जुआ क्लास है वो अपनी लीडरशिप कर रही है ताकि वो लोग पावर में आ सके उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। और जो सबल्टर्न पीपल है वो क्या सोचते थे, सबल्टर्न तो लोग सोचते थे कि जो हिस्टोरियोग्राफी लिखी गई है
उसमें कॉमन पीपल का जो रोल है वो निगलेक्ट कर दिया गया है। ठीक है। उसके अलावा जो नेशनलिस्ट जो स्कॉलर्स थे जैसे कि शेखर बंदोपाध्याय, तो वो बताते हैं कि नेशनलिज्म क्यों आया। नेशनलिज्म जो है नेशनलिज्म लोगों के अंदर से जो फीलिंग उभर कर आई कि हमारा जो एक बहुत ज़्यादा रिच कल्चरल हिस्ट्री है उसको हमें प्रिजर्व करना है, उसको लेकर जो है नेशनलिज्म उभर कर आया। तो अलग अलग जो राइटर्स हैं अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स जो है अलग अलग जो है डेफिनेशन देते हैं, पर्सपेक्टिव हमें देते हैं। ठीक है। तो हम ये भी समझते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट लोग जो है जब साथ में आते हैं और ओरिएंटल आइडियोलॉजी के खिलाफ आते हैं, ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ आते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आते हैं, तो रिवॉल्यूशंस होते हैं और वही रिवॉल्यूशन के बारे में हम समझने वाले हैं। तो देखिए रिवॉल्यूशनरीज कौन होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझा जाता है। अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ा है आपकी 11th एंड 12th में, आपने पढ़ा होगा कि जो मूवमेंट्स होते हैं उसको हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है हमारा रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, एक होते हैं हमारे रिडेम्पटिव मूवमेंट्स और एक होते हैं रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स। तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स जो है रिडेम्पटिव और रिफॉर्मिस्ट हमारा पार्ट ऑफ कंसर्न नहीं है यहाँ पर, वो हम ऑलरेडी सोशल रिफॉर्म वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारा जो पार्ट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि रिवॉल्यूशनरी जो मूवमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो वो ऐसे मूवमेंट होते हैं जहाँ पर जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ ताकि गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर सके। ठीक है। अगर आज के टाइम में कोई रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चालू होता है तो आप उसको एंटी नेशनल कह देते हो कि ये एंटी नेशनल है, ठीक है, या फिर टेररिज्म है। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट थी वो हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, वो गवर्नमेंट जो थी वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, इसलिए कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स जो कि इंडिया में हुए हैं उसे ही हमने फ्रीडम स्ट्रगल के तौर पे जो है अपना लिया है, चाहे वो वायलेंटली हुए हो या चाहे वो नॉन वायलेंटली हुए हो। दूसरी बात ये भी है कि रिवॉल्यूशन जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो वायलेंट हो, कुछ जो होते हैं बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं और कुछ जो है वो थोड़े से सिंपल होते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पर स्टेट जो है ज़्यादा कंट्रोल रखता है, ज़्यादा सप्रेस करता है लोगों को, वहाँ पर आपको जो है ज़्यादातर रिवॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है। और साथ ही ये भी बात है कि इस पूरी रिवॉल्यूशन का बेसिक आइडिया क्या था। जो रिवॉल्यूशन इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले हो रहे थे उन रिवॉल्यूशन का बेसिक आइडियोलॉजी ये थी कि हमारे जो इंडिजिनियस पीपल है, जो इंडिया के लोग हैं, उन्हें जो है कंट्री को आप रूल करने दीजिए और उन्हें जो है मतलब उन्हें रूल करने दीजिए और आप जो है यहाँ से चल जाइए। ये बेसिक आइडियोलॉजी हुआ करती थी। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आपको अक्सर जो है जो नाम देखने को मिलते हैं। अगर आप जाओगे किसी स्टेशनरी पे, उसमें आप बोलोगे इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स के जो है चार्ट दे दो, आपको किन लोगों के नाम दिखेंगे। आप अगर गूगल पे सर्च करते हो आपको किन लोगों के नाम दिखेंगे। आप देखोगे जवाहरलाल नेहरू, आप देखोगे गांधी जी, आप देखोगे बहुत सारे लीडर्स हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत बहुत लीडर्स हैं, कमी नहीं है लीडर्स की। लेकिन आपने एक चीज़ देखी कि ये सब जो थे ये वेस्टर्न एजुकेटेड लीडर्स थे। ठीक है। और मोस्टली इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो मॉडरेट्स थी एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू। तो कुछ लोगों को छोड़ के बहुत सारे लोगों की जो आइडियोलॉजी थी वो कैसी थी, मॉडरेट थी। अब बात करते हैं कि मॉडरेट्स होने के अलावा इन लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे कि आपको पिछले वाले चैप्टर आपने पढ़ा है तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, जो कि 1885 में बनी थी। तो अब उस टाइम पे क्या होता है कि 1885 में जब कांग्रेस बनी थी तो उस टाइम पे उसका गोल ये था कि ब्रिटिशर्स की मदद लेकर, मतलब ब्रिटिश उनका यही मकसद था लेट 19th सेंचुरी तक के और अर्ली 20th सेंचुरी तक उनका यही मकसद था कि हम ब्रिटिशर्स की मदद लें और उसके बाद जो है हम उनसे ही जो है क्या कहते हैं मदद लेकर जो है हम काम करें। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने उनको बार बार डिसअपॉइंट किया तो फाइनली बहुत सारे मॉडरेट्स जो है वो एक्सट्रीमिस्ट में कन्वर्ट हो गए। और साथ साथ एक और चीज़ें हो रही थी, आपको पता है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, इसके पिछले वाले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके साथ साथ एक्सट्रीमिस्ट का ग्रोथ होता है, स्वदेशी मूवमेंट, वो सब हम पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे, मैंने आपको ऊपर इसके पहले वाले वीडियोस में बताया था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में, जिसमें आपको मैंने बताया था आर्य समाज, ब्रह्मो समाज और बहुत सारे प्रार्थना समाज, जिसमें हिंदू रिवाइवलिज्म की बात हो रही थी। बहुत सारे हमने जो है सोसाइटीज़ डिस्कस की थी। और इसके अलावा जो है हमने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में भी डिस्कस किया था। अब इस चैप्टर में हम लोगों को यहाँ पर एक एक्टिविटी दी जा रही है
और हमें कहा जा रहा है कि आप मंगल पांडे मूवी देखो। आप में से कितने लोगों ने मंगल पांडे मूवी देखी है, मुझे कमेंट करके बताना। तो मंगल पांडे मूवी आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, तो ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि जो हमारा फर्स्ट जो राइजिंग हुई थी, फर्स्ट अपराइजिंग हुई थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, वो किस तरीके से थी। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मूवी, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अब बात करते हैं चैप्टर के आगे, उसके बाद हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स के बारे में। तो देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज है वो अलग अलग पार्ट में शुरू हो गए थे। ठीक है, अब आपको देखने को मिलता है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में बताया था कि मास अपील करने के लिए बहुत सारे लीडर्स जो है रिलीजियस सिंबल्स का भी यूज कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया था एग्जाम्पल देकर कि गणपति और शिवाजी फेस्टिवल का सेलिब्रेशन हो रहा था बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ताकि लोगों को जो है मासेस को अपील किया जाए। उसका हमने प्रोज भी पढ़े थे और हमने उसके कॉन्स भी पढ़े थे, क्योंकि इसके वजह से जो है कम्युनल पॉलिटिक्स भी शुरू हो जाती है, और जो माइनॉरिटी है उनको जो ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो बाहर रह गए हैं पॉलिटिक्स से। ठीक है, दे आर लेफ्ट आउट ऑफ पॉलिटिक्स, ऐसी वाली उनको फीलिंग आती है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि ये एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करती है, इसलिए कहीं ना कहीं बाकी सारे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो है वो पीछे रह जाते हैं, और कहीं ना कहीं इसी के कारण जो है हम देखेंगे कि बाद में जाकर कम्युनल रूट स्ट्रांग होती है और इंडिया का पार्टीशन होता है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। इसके साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से उस टाइम पर, क्योंकि हिंदू सोसाइटी में बहुत सारे सोशल इविल्स थे, जैसे कि उन सब चीज़ों को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, उन सब चीज़ों के जो है चेंज करने के लिए उन्होंने जो है वेस्टर्न थिंकिंग को अपनाना शुरू किया था। तो आपको इसमें भी दो तरीके के लोग देखने को मिलेंगे। आपको पहले मैंने बताया था कि जब सती के खिलाफ जो है ब्राह्मो समाज शुरू किया गया था बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1828, उसके काउंटर पार्ट में जो है आपको देखने को मिलेगी धर्म सभा का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो आपको ये क्या देखने को मिलता है कि अक्सर जो है एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके काउंटर में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है। तो कुछ जो थे हिंदू ऑर्थोडॉक्सी की बात करें, तो वो लोग जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे, जैसे कि काउ प्रोटेक्शन। ठीक है, उसके बाद जो है एज ऑफ कंसेंट ऑफ मैरिज, मतलब कितनी उम्र में शादी, क्योंकि मतलब जो हिंदू मैरिजेस के अंदर जो एज ऑफ कंसेंट ऑफ मैरिज है वो भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू दी इंडियन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, या फिर अगर आप वेस्टर्न ट्रेडिशन देखो तो उसके भी अकॉर्डिंग जो है हिंदू मैरिजेस की एज जो है वो बहुत कम है। इनफैक्ट आपको पता होगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चाइल्ड मैरिज को जो है बैन करने के लिए और जो मैरिज एज है उसको इंक्रीज करने के लिए पहले उन्होंने इंक्रीज किया, और एज जो है मिनिमम एज कितनी सेट की आपको पता है, 10 ईयर्स। उसके बाद फिर दूसरा रेगुलेशन थोड़ा टाइम बाद पास हुआ, जिससे 14 ईयर्स हुई। तो इस तरीके से डिफरेंट तरीके की जो है स्टेजेस में जो है रिवाइवलिज्म जो है वो उभर कर आता है। लेकिन कुछ जो है हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, वो ज़्यादातर जो है पसंद नहीं करते थे कि ब्रिटिशर्स जो है उनके मैटर्स में इंटरफेयर करें, उनके ट्रेडिशनल बिलीफ्स में इंटरफेयर करें। और उनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स जो इंटरफेयर कर रहे हैं उसके कारण हमारी सोसाइटी को खतरा है। तो इसलिए कहीं न कहीं वो लोग अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशंस बनाने लग गए, जो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थी। और इससे दोनों टाइप के मूवमेंट शुरू हो गए। एक तो आप मैंने आपको पिछले वाले जो वीडियोस में बताया था वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को डिनाय करके एक एब्सोल्यूट चीज़ की तरफ जो है लोग बढ़ रहे थे। और अब जो है लोग थोड़े से डिफरेंट हो गए थे, अब वेस्टर्न एजुकेशन को छोड़कर इंडियन कल्चर पे ज़्यादा एम्फसाइज करने लग गए थे। तो आपको इसमें लीडिंग जो नेम्स दिखेंगे आप उनके नेम्स याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एग्जाम्स में लिखना है तो आप देख सकते हैं बाल गंगाधर एंड वी.डी. सावरकर, उन्होंने महाराष्ट्र में मूवमेंट लीड किया था। औरोबिंदो घोष और बंकिम चंद्र जो है, विवेक आनंद बंकिम चंद्र जो है उन्होंने बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, उसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने, मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छा रोल प्ले किया था महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद चापेकर ब्रदर्स ने हिंदू धर्म संरक्षणी सभा बनाई थी। ठीक है, और इन्होंने जो है मिलकर कुछ ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को जो है असैसिनेट भी कर दिया था, यानी मार दिया था। तो इस तरीके की रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जा रही थी, थोड़ी सी वॉयलेंट, थोड़ी सी टेररिस्ट आइडियाज़ के साथ। और वी.डी. सावरकर जो है एक मित्र मेला बनाते हैं नासिक में 1900 के अंदर। और इस सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि जो आपको मैंने पहले बताया था कि गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोगों को जो है मासेस को जो है अपील किया जाए। अब बंकिम चंद्र चटर्जी
और स्वामी विवेकानंद के वर्क ने भी बहुत सारे लोगों को जो है इंस्पायर किया। और साथ साथ जो वंदे मातरम, जिसे हम आज वंदे मातरम कहते हैं, तो वो भी जो है एक बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक स्लोगन बन गया। और आज भी आप देखोगे कि नेशनल सॉन्ग के रूप में, नेशनल एंथम के रूप में जो आज हम देखते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, तो वो उस टाइम के लीडर्स के द्वारा ही जो है अपनाया गया था। लेकिन क्योंकि उस टाइम के जो लीडर्स थे वो थोड़े से जो है वन साइडेड थे, वो चाहते थे कि मास लोगों को अपील करें, इसलिए कहीं ना कहीं वो जो है ऐसी चीज़ों को सिंबल के रूप में यूज़ करते थे जो कि हिंदू कम्युनिटी से जो है रिलेटेड है। जैसे कि आप देखोगे भारत माता, तो भारत माता का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट भी जो है कहीं ना कहीं वो अब रिलेट करते हैं, हिंदुइज्म को रिलेट करना चाहते हैं नेशनलिस्ट स्ट्रगल से। अब देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने गांधी जी के बारे में डिस्कस किया था, आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1922 में जो गांधी जी ने चौरी चौरा के मूवमेंट के बाद, मतलब चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉल कर लिया था। तो ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया था। इनफैक्ट बहुत सारे लोग गांधी जी के खिलाफ भी हो गए थे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद। तो गांधी जी की जैसे कि आइडियोलॉजी थी कि वॉलेंटली हमें चीज़ें नहीं करना है, लेकिन कुछ लोग जो है चाहते थे कि वॉलेंटली जो है चीज़ें हम करें। और बहुत सारे लोग जो है इन्फ्लुएंस हो रहे थे, जैसे कि आपको पता है उस टाइम पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, यूनिफिकेशन ऑफ इटली से, लाइफ्स ऑफ मजीनी एंड गरीबाल्डी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों से इंस्पायर होकर जो है लोग जो चाहते थे कि हम भी ना वॉलेंट रिवॉल्यूशन करें, ना कि पैसिव रेजिस्टेंस करें। और आप देखोगे कि उस टाइम पे बहुत सारे लीडर्स जो है, जैसे कि इनफैक्ट जो जवाहरलाल नेहरू है, वो थोड़े से, या फिर थोड़े से क्या, आप बहुत ज़्यादा भी कह सकते हो, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियाज से इंस्पायर्ड हो गए थे। क्योंकि वो जाते हैं यूएसएसआर, उनको बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर होकर आते हैं वहाँ से। और इसलिए कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जब इंडिया के जो स्टार्टिंग ईयर्स थे, जब जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, तब इंडिया को कहा जाता है थोड़ा सा सोशलिज्म की तरफ टिल्टेड दिखाया जाता है। तो इसके पीछे जो है प्राइम मिनिस्टर की जो आइडियोलॉजी थी कि वो सोशलिज्म को जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे। तो अब जो है लोग चाहते थे कि हम लोग हमारे तरीके से जो है रिवॉल्ट करें, रेजिस्टेंस से काम नहीं चलेगा। और अब जो है लोगों ने जो है बहुत सारी चीज़ों से आइडिया लेकर जो है शुरुआत कर दी थी अलग अलग तरीके से रिवॉल्यूशन करने की। दूसरी बात ये भी है कि जब पार्टीशन हुआ बंगाल का, जैसे कि मैंने आपको उसके पहले वाले वीडियोस में बताया था किस तरीके से पार्टीशन होता है बंगाल का, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की एक पॉलिसी होती है ब्रिटिशर्स की। और उसके बाद जो है क्या-क्या चीज़ें होती हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्वदेशी मूवमेंट एंड ऑल। तो हमारा मेन कंसर्न ये रहेगा कि उस टाइम पर जो है लोग जो है धीरे-धीरे रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ पे ज़्यादा बिलीव करने लग गए थे, क्योंकि उस टाइम पे ग्रोथ हो रहा था एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ का भी। और मॉडरेट्स के ऊपर से जो है लोगों का भरोसा है वो उठ गया था। तो आपको पता है कि मैंने आपको अभी बहुत बताया कि नॉन कॉपरेशन जब गांधी जी ने वापस ले लिया था, तब स्वराजिस्ट का जो तरीका है, स्वराजिस्ट यानी जो सेल्फ रूल पे बिलीव करते हैं, तो उसको कहा गया कि अब इससे कुछ काम नहीं चलने वाला। और यंग पीपल होते हैं, अक्सर यंग पीपल जो है कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा क्रांति होती है, उनके अंदर एक तरीके की क्रांतिकारी क्षमता होती है। वो चाहते हैं कि जल्दी से कब चीज़ें हो जाए, ठीक है। तो वैसे ही वही चीज़ को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी मेथड्स इंक्लूड किए स्ट्रगल में, जो कि वॉयलेंट थे। अब हम पढ़ेंगे कि रिवॉल्यूशनरीज की जो है शुरुआत किस तरीके से होती है। तो हमको देखने को मिलता है कि दो तरीके के रिवॉल्यूशनरी ट्रेंड होते हैं, ठीक है। एक होते हैं पंजाब में, नॉर्थ यूपी और बिहार में, ठीक है। इस तरीके इस साइड का जो रीजन है आप इमेजिन कर सकते हो, बंगाल में। दो अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। अब देखिए इसमें जो है तीन जगह से वो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे थे, ठीक है। एक तो वो हो रहे थे कि जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उस टाइम पे आप देख सकते हो 1914 से 18 के बीच में। तो वहाँ पर जो है वर्किंग क्लास का जो है राइज हो रहा था, तो इससे भी वो लोग इंस्पायर हो रहे थे, ठीक है। और उसके बाद उस टाइम पे आप देखोगे बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन भी हुआ था रशिया में, आपने पढ़ा होगा आपकी 12th क्लास में, 10th क्लास में। तो वहाँ पर जो है बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन हो रहा था, वो चीज़ से भी लोग इंस्पायर्ड थे। और तीसरी चीज़ किस चीज़ से इंस्पायर थे, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से भी ज़्यादा इंस्पायर थे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर जो है रशिया के अंदर मार्क्सिस्ट स्टेट का जो है जन्म हो रहा था, जो कि मार्क्स की आइडियोलॉजी से जो है बेस्ड था, ठीक है। अब होता ये है कि इस टाइम पर लोगों ने वॉयलेंस को अपनाना शुरू कर दिया था, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिंद्र नाथ सन्याल। ये लोग जो है रिवॉल्यूशनरी मोबिलाइजेशन को शुरुआत करते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, और वो अपनी बुक लिखते हैं बंदी जवान। बंदी जवान के अंदर वो बहुत सारे तरीके की चीज़ें बताते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है रिवॉल्यूशन करने के लिए।
और वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं कानपुर में, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, अक्टूबर 1924 में बनाते हैं, ताकि वो अपनी जितनी भी रिवॉल्यूशनरी मेथड्स है उसको जो है यूज़ करके ब्रिटिशर्स को ओवरथ्रो कर सकें। ठीक है, और उनका सपना था कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैसा है वैसे ही फेडरल रिपब्लिक बने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया पर, बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, अब उस टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हुई थी वो थी काकोरी रॉबरी केस ऑफ लखनऊ, फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी स्टेप आप कह सकते हो हुआ था। और उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी हुई थी। अब काकोरी रॉबरी केस में जो लीडर्स पकड़े गए थे उनको अरेस्ट कर दिया गया था, उनको हैंग कर दिया गया था, उनको फांसी दे दी गई थी। अब उन सोशलिस्ट आइडिया से अब जैसे कि उन लीडर्स को तो क्या कहते हैं फांसी दे दी गई, लेकिन वो जो आइडियोलॉजी थी वो ऐसी नहीं है कि लीडर्स के साथ चले गई, बल्कि HRA यानी हिंदुस्तान जो ऑर्गेनाइजेशन थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो थी, उसको वापस ऑर्गेनाइज किया गया चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर। चंद्रशेखर आज़ाद की लीडरशिप के अंदर, आपने चंद्रशेखर आज़ाद की कोई मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा। उसके अलावा यूपी से जो लीडर्स थे विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, और पंजाब से जो है भगत सिंह, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, ठीक है, भगत सिंह के बारे में, और भगवती चरण वोहरा और सुखदेव, सुखदेव का भी आपने नाम सुना होगा। तो अब होता क्या है कि HRA का जो नाम है चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया जाता है, HSRA। ठीक है, अब इस टाइम पर जो है, इस टाइम पर रिवॉल्यूशनरी जो है धीरे धीरे मास पॉलिटिक्स पे भी आने लग गए थे। ठीक है, मास पॉलिटिक्स की शुरुआत करने लग गए थे। अब जैसे कि आपको पता है उस टाइम पे एंटी साइमन प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो लेकिन क्या होता है कि पुलिस जो है वो क्या करती है, लाठीचार्ज कर देती है, टीयर गैस कर देती है। तो उसके कारण जो लाला लाजपत राय है उनकी डेथ हो जाती है। अब लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है और लोगों को जो है, मतलब स्पेशली जो रिवॉल्यूशनरीज है उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और इसलिए दिसंबर 1928 में भगत सिंह, ठीक है, और आज़ाद, आज़ाद यानी चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु, वो जाते हैं और जो पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं लाहौर के अंदर उनको जो है मार देते हैं, जो लोगों ने जो है लाठी चार्ज किया था लाला लाजपत राय का। ठीक है, अब लोगों को समझ में आ गया था कि कुछ तरीके के रिवॉल्यूशनरीज भी है इस टाइम पर, जो लोगों को वायलेंटली मार देते हैं अगर कुछ चीज़ें उनके खिलाफ हो। ठीक है, और इस टाइम पर उसके बाद एक और इंसिडेंट होता है, आपने बहुत अच्छे से अगर मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा, अप्रैल 1929 के अंदर जो है बॉम्ब फेंका जाता है असेंबली पर, जो असेंबली जहाँ पर ब्रिटिश असेंबली हो रही थी, तो वहाँ पर जो है बॉम्ब फेंका जाता है। ठीक है, और ये असेंबली किस चीज़ के लिए हो रही थी, ये असेंबली जो है उस चीज़ के लिए हो रही थी क्योंकि वहाँ पर एक एक्ट पास होने वाला था, पब्लिक सेफ्टी बिल के पब्लिक सेफ्टी बिल से रिलेटेड और ट्रेड डिस्प्यूट बिल से रिलेटेड। और ये दोनों बिल्स के अंदर ये होता है कि जो राइट्स ऑफ वर्कर्स है वो कहीं न कहीं इन्फ्रिंज होते हैं, और साथ-साथ जो लोगों की सिविल लिबर्टी है वो भी कहीं न कहीं कर्टेल होती है, इसलिए लोग इसके अगेंस्ट जो है खड़े हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि आपने सुना होगा इनकलाब ज़िंदाबाद, लॉन्ग लिव द प्रोलेटेरिएट, और डाउन विथ इम्पीरियलिज़्म, ये बहुत सारे नारे थे जो उस टाइम पे वो लगाते थे। और जो सॉन्ग है रंग दे बसंती चोला, तो बहुत सारी चीज़ें जो है इस टाइम पे नेशनल स्ट्रगल फ्रीडम के साथ जो है एसोसिएट होने लग गई थी। ठीक है, और इसके बाद जब उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया और उनकी जो है उनको हैंग कर दिया गया, तो हैंग करने के बाद भी जो है हर इंसान, हर जो इंडियन था उसके अंदर कहीं न कहीं उनके लिए जो बहुत ज़्यादा प्रेम था, क्योंकि उनके लिए उन्होंने जो है देश के लिए अपनी जान जो है गँवा दी थी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट एरियाज़ पे डिफरेंट जो है एट्रोसिटीज़ जो हो रही थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब देखिए जतिन दास क्या करते हैं, जतिन दास हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो इंडियंस को जेल में बंद करके रखा था उस टाइम पे, आपको पता होगा काला पानी की सज़ा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो इंडियंस की जो कंडीशन थी जेल में वो बहुत ख़राब थी, तो उसके अगेंस्ट जो है जतिन दास ने एक हंगर स्ट्राइक रखी थी। ठीक है, तो चाहते थे कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ हंगर स्ट्राइक कर रहा हूँ, तो उनको जो है कहीं ना कहीं मतलब उनको जो है फिर भी जो है पकड़ लिया गया, और उनकी जो है मतलब उनको जो है कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स ने उनकी डिमांड नहीं पूरी की, इसलिए उनकी डेथ हो जाती है, और इससे फिर पूरे देश में जो है हंगामा मच जाता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे, मतलब थोड़ी-थोड़ी अलग-अलग जगह पे अलग-अलग चीज़ें हो रही थी, जिससे कहीं न कहीं देश के जो मूवमेंट्स हैं, जो देश के सेंटिमेंट्स हैं, वो साथ में आ रहे थे। उसके बाद आप देखोगे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भी जो है बहुत सारे जो रिवॉल्यूशनरीज़ थे उनको जो है या तो कन्विक्ट कर दिया गया था या तो उनको अंडमान में डिपोर्ट कर दिया गया था।
अब हम बात करते हैं बंगाल के बारे में। हमने इससे पहले जो है बिहार, पंजाब, ये सब चीज़ रिलेटेड जो है बात कर ली। अब हम बंगाल के मूवमेंट की तरफ आते हैं। तो बंगाल में जो रिवॉल्यूशनरीज है वो कांग्रेस के साथ ही काम कर रहे थे, और साथ साथ चित्तरंजन दास का नाम आपने सुना होगा, उनकी भी हेल्प कर रहे थे स्वराजिस्ट वर्क में, मतलब स्वराज के काम में जो है हेल्प कर रहे थे। लेकिन जब चित्तरंजन दास की जब डेथ हो जाती है तो कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तो होती है हमारी जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लेड करी हुई युगांतर, और एक होती है अनुशीलन समिति जो कि जेएम सेनगुप्ता द्वारा जो है लेड की जाती है। तो उनकी डेथ से दो अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। एक बनता है युगांतर ग्रुप जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा लीड किया जाता है, और एक है अनुशीलन समिति जो कि जेएम सेनगुप्ता द्वारा लीड की जाती है। अब इन दोनों भी कम्युनिटीज जो थी वो रिवॉल्यूशनरी थी, दोनों भी जो है अंडरग्राउंड काम कर रही थी। इनका मेन टारगेट ये था कि जो चार्ल्स टारगेट जो है वो कमिश्नर थे उस टाइम पे कलकत्ता के। तो उनको जो है मतलब असैसिनेट करने का इनका जो है मेन टारगेट था। तो गोपीनाथ साहा द्वारा जो है 1924 में, यहाँ पर जो है गलत लिखा हुआ है तो कट कर दीजिए, जनवरी 1924 के अंदर जो है उनको जो है कहीं ना असैसिनेट करने का जो कदम है ये किसके द्वारा उठाया जाता है, बाय दी गोपीनाथ साहा। ठीक है, जनवरी 1924 के अंदर। तो 1924 के अंदर ये उनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि कोई और जो इंग्लिश मैन है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, गलती से। अब होता ये है, अब इससे क्या होता है कि ये मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा दब जाता है, और ये जो लोग हैं, ये लोग जो है जो रिवॉल्यूशनरी थे वो भाग जाते हैं, और साथ में जो है रिवॉल्यूशनरी जो है वो भाग जाते हैं, और गोपीनाथ साहा को जो है कहीं ना कहीं पकड़ लिया जाता है, और उनको जो है मतलब हैंग कर दिया जाता है। उस टाइम पे सूर्या सेन द्वारा भी एक जो है रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था जिसको हम कहते हैं चित्तागोंग ग्रुप। तो चित्तागोंग ग्रुप का मतलब चित्तागोंग ग्रुप जो है ह्यूमैनिज्म पे बिलीव करता था, ठीक है, ह्यूमैनिज्म पे बिलीव करता था। तो वो चित्तागोंग ग्रुप में ने मिलकर जो है उनका प्लान ये बनाया कि चित्तागोंग की जो दो आर्मरीज हैं, आर्मरीज क्या होती है, जैसे कि जो ब्रिटिशर्स जहाँ पर अपने आर्म्स रखा करते थे उसको हम कहते हैं आर्मरीज। तो ब्रिटिशर्स की जो आर्मरीज थी उसको जो है कैप्चर करने के लिए जो है उन लोगों ने ये प्लान बनाया था कि वहाँ पर वो लोग उसको रेड करेंगे, ठीक है, उसके बाद वो क्या करेंगे, वो सारे जितने भी आर्म्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, और मतलब उसके अलावा जितना भी टेलीग्राफ और कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सबको भी वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, और यहाँ तक कि चित्तागोंग और बाकी बंगाल में जाने का जो रेलवे कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो होता ये है, अप्रैल 1930 में रेड तो वो लोग कर लेते हैं, लेकिन उनको कोई भी तरीके के आर्म नहीं मिलते हैं, और उसके बाद वो मतलब टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को तो ख़राब कर देते हैं, लेकिन उसके बाद ये होता है कि लोग उनको भागना पड़ता है उसको छोड़कर, और रिवॉल्यूशनरीज भी भाग जाते हैं, और सूर्य सेन जो है वो 3 साल तक के छुप जाते हैं विलेज के अंदर। और जब विलेज के अंदर छुप जाते हैं उसके बाद फाइनली ब्रिटिशर्स उनको पकड़ लेते हैं जनवरी में, और 12 जनवरी 1934 के अंदर उनको जो है हैंग कर दिया जाता है। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि भगत सिंह के बारे में एक मूवी देखो, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, जहाँ पर आपको भगत सिंह ने क्या किया था वो सब चीज़ें मालूम पड़ेगी। आपको पता होगा कि उन्होंने जो है बम फेंका था असेंबली में, लेकिन उनका इंटेंशन जो था गवर्नमेंट को हर्ट करना नहीं बल्कि लोगों को समझाना कि आप जो बिल पास करने वाले हो बिल जो है वो अच्छा नहीं है। और यहाँ तक कि जब वो लोग जो है जेल में चल जाते हैं तो उसमें से जो एक प्रिजनर है जतिन दास, वो हंगर स्ट्राइक पे चल जाता है, और उसके वजह से जो है उनकी जो है डेथ हो जाती है। तो इस मूवी के अंदर जो है इंडियन रिवॉल्यूशनरीज के बारे में बताया गया है, तो आप ये मूवी देख सकते हो, आपको यहाँ पर ऐसा सजेस्ट किया जा रहा है। अब ये जो इंसिडेंट्स हो रहे थे इससे कहीं न कहीं लोग जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था लोगों पर, और मिडनापुर के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट जजेस को भी मार दिया गया था। उसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट्स लिए, क्योंकि देखिए आप अगर ऐसे एक्ट्स करोगे तो गवर्नमेंट ऑफ कोर्स सी बात है उसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ करेगी। तो उस फिर जवाहरलाल नेहरू जब स्पीच दे रहे थे कि भई अच्छा काम किया है इन लोगों ने, तो उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है जवाहरलाल नेहरू को 1933 में। अब देखिए जो चित्तगोंग ग्रुप था जिसके बारे में हमने बात की, तो उसमें बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज थे जैसे कि कल्पना दत्त वगैरह। तो हमको देखने को मिलता है कि वो लोग जो थे वो लोगों के लिए जो है वो लोग अपने रिलीजन को भी हाईलाइट करते थे। तो उनका रिलीजन जो था वो था रशियन निहिलिस्ट, मतलब निहिलिस्ट वो लोग होते हैं जो कोई भी चीज़ पे विश्वास नहीं करते, जो कोई भी रिलीजन पे मानते नहीं हैं। और जो आयरिश टेररिस्ट थे वो लोगों से जो है अपने आप को एसोसिएट करते थे।
तो मतलब अलग अलग जो आइडियोलॉजीज होती है अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट होती है, और इसलिए कहीं ना कहीं जो है इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और हम देखेंगे सबसे ज़्यादा आपने कभी भी नाम सुना होगा तो भगत सिंह का सुना होगा और उनके साथियों का सुना होगा, सुखदेव का, राजगुरु का आपने नाम सुना होगा। तो उस टाइम पर जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उनका ही क्रिएट होता है, और आज भी जो है उनका इम्पैक्ट जो है चल रहा है, हम देखते हैं। लोग जो है उनसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन आपको इंस्पायर नहीं होना है। इन द सेंस कि वहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि लोगों को कहीं न कहीं नेशनलिस्ट फीलिंग में बाँधने के लिए उन्होंने भी काम किया, लेकिन वॉयलेंस का यूज़ किया। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि वो बहुत सारे सिस्टम के अगेंस्ट थे। इनफैक्ट जो भगत सिंह और उनके जितने भी साथी थे, वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को मानते थे, और वो बोलते थे कि हमें जो है सारा सिस्टम जितना भी जो मैन को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको ख़त्म करना है, नेशनलाइज़ेशन करना है रेलवेज़ की, ठीक है? उसके बाद आप वो चाहते थे कि पीसेंट और वर्कर्स को जो है मतलब पीसेंट्स और वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करवा कर जो है एक आर्म्ड रेसिस्टेंस बनाना है, ठीक है। बाद में जाकर भगत सिंह ने जो है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और उन्होंने जो है एक पेपर भी शुरू मतलब एक सभा बनाई थी, पंजाब नौजवान भारत सभा 1926 के अंदर। और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज की मदद की जाती थी, और उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर HRA के नाम पर, HRA आपको मैंने बताया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उन्होंने जो है कहा कि अब हमें वॉयलेंट मेथड नहीं यूज़ करनी है, और फिर लोगों को उन्होंने बताया कि आप कांग्रेस के साथ भी काम करो, ठीक है। तो अलग अलग लीडर्स का अलग अलग मानना भी था। और देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि रिवॉल्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंस लाने के लिए हमें जो है मदद करेगा। अब हमने ऊपर डिस्कस किया था काकोरी रॉबरी केस के बारे में, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो HRA के मेंबर्स हैं, उन्होंने जो है एक ट्रेन को लूट लिया था, जहाँ पर जो जिसमें पैसा जा रहा था, पहले ट्रेन में पैसा जाया करता था, बैंक का सिस्टम हुआ नहीं करता था। तो उस टाइम पर जो है ट्रेन में जो है पैसा जाया करता था, जिसमें क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स जो है वो पैसा लेने वाले थे, और वो पैसा कहीं ना कहीं इंडियन लोग का ही पैसा था, क्योंकि उसमें जो है वो लोगों ने जो टैक्स भरा है वो सब पैसे थे। तो इसलिए जो है वो ट्रेन को लूटने का जो है प्लान लोगों ने बनाया था। और 1925 के अंदर अगस्त के अंदर काकोरी ट्रेन रॉबरी का जो केस है वो होता है, जिसमें HRA के कुछ मेंबर्स जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान मिलकर ट्रेन को लूट लेते हैं, जो कि शाहजहांपीर से लखनऊ जा रही थी काकोरी के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से लोग जो है अपने अपने तरीके से रिवॉल्ट करते हैं। अब बात करते हैं सोशलिस्ट के बारे में। तो 1920 से 30 के बीच में जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही थी, जैसे कि रशिया में सार डायनेस्टी का ओवरथ्रो होना, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें। तो रशिया में जो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद सोशलिज्म का जो इंस्टॉलेशन हुआ था, वो इंडिया को भी कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहा था। रशिया मतलब अर्स्टवाइल USSR में बोल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे ये आइडियाज़ से, और इसलिए वो धीरे धीरे जो है पॉलिटिकल पार्टीज का भी जन्म हो रहा था, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। अब रशिया रिवॉल्यूशन का ये इम्पैक्ट हुआ कि रशियन रिवॉल्यूशन आया, उसमें बॉल्शेविक्स का जो है राइज होता है, आपको पता होगा अगर आपने सब पढ़ा है तो वहाँ पर। तो वही चीज़ जो है कहीं ना कहीं इंडिया के रूलर्स को भी जो है इम्पैक्ट कर रही थी। और यहाँ तक कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जो है लोग बहुत ज़्यादा अनजस्ट वो हो गए थे, मतलब लोग जो है वो डिससेटिस्फाइड हो गए थे, बिकॉज गांधी जी ने जो है वो मूवमेंट विड्रॉ कर लिया था ऑन द अकाउंट ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। इससे बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया था। और इसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू साथ में मिलकर ये करते थे कि वो पूरे इंडिया में ट्रैवल करते थे, और लोगों को बताते थे सोशलिज्म के आइडियाज़ के बारे में, लोगों को बताया करते थे। और वो बताया करते थे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सब का सॉल्यूशन क्या है, सोशलिज्म है। और यहाँ तक कि सोशलिज्म को जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, इसलिए वो लाहौर से कांग्रेस के सेशन में 1929 में बोलते हैं कि अगर हमें लोगों को जो है गरीबी से बाहर निकालना है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडिया है कि सोशलिज्म। क्योंकि वो 1927 में जब ब्रसल्स गए थे, तो उन्होंने इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के बारे में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, और बहुत सारे एंटी कॉलोनियल फाइटर से भी मिले थे वो, और मार्क्सिस्ट से भी मिले थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे। और उसके बाद जब वो रशिया भी गए थे उस टाइम पर, तो क्योंकि आपको पता होगा रशिया में स्टार्टिंग में जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स अप्लाई हुए थे, तो वो बहुत अच्छे हुए थे। बाद में जाके उसका डिक्लाइन हुआ, 1880s में प्रॉब्लम्स आने लग गए, इन्फ्लेशन वगैरह ये सब चीज़ें। बट स्टार्टिंग में लोग बहुत अच्छे से काम करा करते थे, बहुत टाइम तक के, मतलब सब लोग इक्वालिटी से रहते थे। तो वो आइडियल्स जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर गए किनको,
जवाहरलाल नेहरू को। तो इसलिए वो जब इंडिया आए तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर जो है एक इंडिया लीग बनाई, ताकि उनको चाहिए थी कंप्लीट फ्रीडम, और कंप्लीट फ्रीडम चाहिए थी और साथ में जो है वो सोशलिस्ट आइडियाज़ को भी सपोर्ट करते थे। तो इसलिए 1933 में वो बोलते हैं कि सब ट्रू सिविक आइडियल क्या रहेगा, सोशलिस्ट आइडियल और कम्युनिस्ट आइडियल। और यहाँ तक कि वो 1936 में बोलते हैं कि वो अगर उनके वर्ड्स में देखा जाए तो वो बोलते हैं, मैं कन्विंस हो गया हूँ कि सारी दुनिया की जितनी प्रॉब्लम्स है उसका एक ही सॉल्यूशन है, सोशलिज्म। तो वो कहते हैं कि इंडिया में जितनी भी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है और बाकी सारी प्रॉब्लम, इस सब का एक ही सॉल्यूशन है, सोशलिज्म। तो मतलब सोशलिस्ट आइडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। लेकिन गांधी जी से थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था, क्योंकि गांधी जी जो है धीरे धीरे चीज़ें चाहते थे, पीसफुल रेजिस्टेंस चाहते थे, और धीरे धीरे जो है लोग मतलब वो चाहते थे कि देखिए क्या होता है ना, कि अक्सर क्या होता है दूसरी कंट्रीज़ में आप देखोगे जहाँ पर रिवॉल्यूशन होता है, कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं, 4-5 लोग वो रिवॉल्ट कर लेते हैं और क्या कहते हैं गवर्नमेंट बना लेते हैं। फिर गवर्नमेंट गिर जाती है क्योंकि वो पूरे लोगों के कंसेंट से नहीं बनी थी। तो वैसी ही चीज़ गांधी जी नहीं चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि भले इंडिपेंडेंस धीरे-धीरे आए, लेकिन मास जो लोग हैं वो ज़्यादातर इन्वॉल्व हो। कि जब इंडिपेंडेंस आए तो सबको ऐसा लगे कि सबकी इंडिपेंडेंस आई है। ऐसा ना लगे कि किसी कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की इंडिपेंडेंस आई है। तो बोलते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए। तो मतलब धीरे-धीरे गांधी जी चाहते थे कि फ्रीडम आए, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन फ्रीडम जब आए तो इसमें आए कि सब लोग मासेस जो है इन्वॉल्व हो। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू बाकी यंग लीडर्स थे, उनका थोड़ा-सा आइडियोलॉजी अलग थी। वो लोग ये सोचते थे कि हमें जल्दी से फ्रीडम चाहिए, ठीक है? और यहाँ तक कि वो, और दूसरी बात, वो लोग जो है सोशलिस्ट आइडिया से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो 1929 के जो लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि वो एक सोशलिस्ट है, ठीक है? और सोशलिस्ट और रिपब्लिकन खुद को जो है अनाउंस करते हैं, ठीक है? और यहाँ तक वो बोलते हैं कि हाँ, वो बिलीव करते हैं कि मतलब वो बिलीव करते हैं कि नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल फ्रीडम एज रिप्रेजेंटेड बाय द कांग्रेस एंड सोशल फ्रीडम एज रिप्रेजेंटेड बाय सोशलिज्म। तो वो बोलते थे कि मैं जो है कांग्रेस जो पॉलिटिकल फ्रीडम की बात कर रही है और राष्ट्रवाद की बात कर रही है, मैं उसके साथ भी हूँ। और सोशल फ्रीडम, देखिए सोशलिज्म का जो आइडिया होता है ना, वो डेमोक्रेसी के साथ अक्सर चलता नहीं है, ठीक है? सोशलिज्म और डेमोक्रेसी डोंट गो हैंड इन हैंड। लिबरल्स और डेमोक्रेसी जो है एक साथ जाती है, लेकिन वो बोलते हैं मैं कांग्रेस के आइडियाज़ पे बिलीव करता हूँ और सोशल फ्रीडम में सोशलिज्म के आइडियाज़ से बिलीव करता हूँ। मतलब दोनों आइडियाज़ को साथ में लेकर चलूंगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी होती है वो कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होती है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो वो बोलते हैं कि हम दोनों चीज़ों को साथ में भी लेकर चल सकते हैं। और इसलिए वो मानते थे कि जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो ज़्यादातर रेडिकल रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे बिलीव करती है। मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ एक लीनियर स्केल के ऊपर कि लेफ्ट आइडियोलॉजीज़ क्या होती है, राइट आइडियोलॉजीज़ क्या होती है। ये लीनियर स्केल समझ लीजिए आप इसको। और इधर जो होगी, इधर वाली जो आइडियोलॉजीज़ होगी, ये क्या होगी, ये राइटिस्ट आइडियोलॉजीज़ होगी, ज़्यादातर कंजर्वेटिव वगैरह। और उसके बाद जो है आप थोड़ा सा जो लेफ्ट साइड पे देखते हो, वो थोड़ी सी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज़ होती है। अब बात करते हैं कम्युनिस्ट के बारे में। तो उस टाइम पर जो आइडियोलॉजी थी, सोवियत की जो आइडियोलॉजी थी जिसको हम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं, उसमें भी बहुत सारे इंडियंस जो है अट्रैक्टेड थे। आपने पढ़ा होगा एम एन रॉय के बारे में, आपने लीडिंग सोशोलॉजिस्ट थे जो, ठीक है? तो उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जो एम एन रॉय थे, वो जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे किसकी तरफ, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ। और इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी ओपन करी। बहुत सारे मतलब इंटरनेशनल कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को जो है फॉर्मेशन भी उन्होंने किया। और उनके साथ मिलकर बहुत सारे इंडियंस ने ताशकेंट में मिला। ताशकेंट आपको पता है कहाँ पर है? ताशकेंट यूएसएसआर में था उस टाइम पर, और आज आप देख सकते हो रशिया में, सॉरी रशिया में नहीं, उज़्बेकिस्तान, प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान में आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखने को आपको मिलता है कि अक्टूबर 1920 के बाद जो है बहुत सारी जो पार्टीज़ होती है, मतलब बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टीज़ उभर कर आई, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो है फॉर्मुलेशन होता है। और उसी के साथ साथ एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है कानपुर में दिसंबर 1925 में। और वो भी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर में फाउंड होती है। मतलब कहीं न कहीं लोगों को लग रहा था कि हम जो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जिस तरीके से रशिया में एस्टेब्लिश हो चुकी थी। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उस टाइम पर जब सार रिवॉल्यूशन होता है, बोल्शेविक्स राइज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर व्लादिमीर लेनिन और वो सब चीज़ें। तो वहाँ पर जो है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बेसिस पे एक स्टेट बनता है। तो इंडियंस को लग रहा था हम भी यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ लीडर्स जैसे कि एसपी घाटे, वो सेक्रेटरी बनते हैं ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर होती है।
और इसमें इस पर्टिकुलर पार्टी का क्या काम होता है आपको पता होगा कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ये होती है कि वर्कर्स और पीजेंट्स जो है उनको साथ में लाना, मतलब जो एक्सप्लॉइटेड कास्ट क्लास होती है उनको साथ में लाने का काम होता है। तो इसलिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है कि वर्कर्स को और पीजेंट्स को जो है साथ में लाती है। और इसलिए जो है बंगाल के अंदर लेबर पार्टी फॉर्म होती है नवंबर 1925 में, मुजफ्फर अहमद द्वारा लेड की जाती है। और साथ साथ इसी में काजी काजी नजरुल इस्लाम और हेमंत कुमार सरकार ये सब जो मिलकर जो है लेबर पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। कांग्रेस लेबर पार्टी जो है वो बॉम्बे में भी फॉर्म होती है। ठीक है। बॉम्बे में भी फॉर्म होती है और कीर्ति किसान पार्टी पंजाब में फॉर्म होती है 1926 में। तो आप इसको याद कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो कि कौन से एरिया में कहाँ कहाँ पर किस किस टाइम में कौन से लीडर्स के द्वारा पार्टीज जो है वो फॉर्म हो रही थी। तो हिंदुस्तान लेबर पार्टी मद्रास में 1926 से फॉर्म हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है वर्कर पीजन पार्टी के नाम पे फॉर्म हो रही थी। और ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जो है मिलकर बनी थी। और ये सारी पार्टीज जो है कांग्रेस के साथ मिलकर ही काम करना चाहती थी। मतलब कांग्रेस में आपको पता होगा सिर्फ एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे जो डिबेट करते थे, निगोशिएट करते थे। और इन पार्टीज का, इन कम्युनिटीज का, इन ऑर्गेनाइजेशंस का ये एम था कि जितने भी लेबर है, लेबर के जैसे लेबर यूनियन होता है आज के टाइम में आप देखोगे, तो वो लोग जो कॉमन लोगों की बातें हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करते थे। और बहुत सारे सबल्टर्न जो लोग हैं उनको जो है कहीं ना कहीं साथ में लाने का काम किया करते थे। और इसलिए इसको पार्टी ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। मतलब जो आम लोग हैं वो इसमें आकर जो है अपनी भावना, अपनी चीज़ें, अपनी फीलिंग्स जो है सामने रख सकते हैं। उस टाइम पर आप देखोगे कि जवाहरलाल नेहरू क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से, इसलिए वो इसको और ज़्यादा प्रोपोगेट कर रहे थे। तो ये ऐसा ही टाइम था जहाँ पर जो है ज़्यादातर ट्रेड यूनियंस जो है उभर कर आ रही थी। लेकिन होता ये है कि देखिए ब्रिटिशर्स का हमेशा से काम क्या होता है कि हमेशा से जो भी चीज़ साथ में आ रही है, जैसे कि ज़्यादातर लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, ट्रेड यूनियन बना रहे हैं, और वो चीज़ जो है कांग्रेस भी जो है उस चीज़ को यूटिलाइज कर रही है। अब ब्रिटिशर्स का काम है इसको तोड़ना, ये काम वो करते रहते हैं। तो सेकेंडली ये होते हैं कि ब्रिटिशर्स इनको रिप्रेस करते हैं। ठीक है। क्यों रिप्रेस करते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी वॉयलेंट से रिलेटेड होती है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि किस तरीके से मार्क्सिस्ट और आइडियोलॉजी पे बिलीव करने वाले जो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह वगैरह, तो उन्होंने जो है कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स जो है इसको कॉन्स्पिरेसी केसेस से जोड़ लेते थे, जैसे कि पेशावर के अंदर, और जो उन्होंने कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस की थी। तो इससे जो है वो कहीं न कहीं इसको जो है रिलेट करते थे, और इसलिए उन्होंने कम्युनिस्ट लीडर्स को जो है कहीं न कहीं अरेस्ट करने लग गए थे। ठीक है। अब वो लोग क्या चाहते थे कि साथ-साथ देखिए, अगर सारे के सारे जो लीडर्स हैं, जैसे कि समझ लीजिए जो भी ट्रेड मूवमेंट है वर्कर्स के अंदर चालू हो गया, सारे पीजेंट्स जुड़ गए आपस में और अच्छी-अच्छी डिमांड करने लगे। देखिए लेबर यूनियन का क्या काम होता है कि जो अच्छी वर्किंग कंडीशंस डिमांड करना। तो ब्रिटिशर्स ऑफ कोर्स चाहेंगे कि उनको जो है अच्छी वर्किंग कंडीशंस ना मिले, इसलिए कहीं न कहीं उनके खिलाफ जाने के लिए उन्होंने जो है कम्युनिस्ट पार्टी की एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने लग गए। और इसलिए उनको अलग-अलग कॉन्स्पिरेसी केस करके उनको जो है जेल में बंद कर दिया। ठीक है। और इससे जो है कहीं न कहीं बहुत सारे लोग जो है कम्युनिस्ट के सपोर्ट में न्यूज़पेपर में चीज़ें डालने लग गए थे। लेकिन गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी, ब्रिटिशर्स ये करना चाहते थे कि कम्युनिस्ट को ऐसा दिखाए कि कम्युनिस्ट जो है अलग है एज़ कम्पेयर टू कांग्रेस। तो मतलब कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच में जो है फूट डालने का काम जो है कौन करना चाहती थी? गवर्नमेंट करना चाहती थी। बल्कि उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू और बाकी सारे लीडर्स जो है साथ में आना चाहते थे, साथ में काम करना चाहते थे। लेकिन गवर्नमेंट का काम क्या था? सेग्रीगेट करना। इसलिए बाद में जाके ऐसा ही हुआ और कम्युनिस्ट ने जो है नेशनल कांग्रेस के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया और बोला कि तुम जो है सिर्फ सेक्टेरियन पॉलिटिक्स कर रहे हो। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ जो है बूर्जुआ क्लास हो, और आप जो है खुद की पॉलिटिक्स कर रहे हो और हमारी बात नहीं सुन रहे हो। और इसलिए उन्होंने जो है कहीं न कहीं बोला कि आप जो है पूर्ण स्वराज के नाम पर जो है आप अपना काम चलाते जा रहे हो ब्रिटिशर्स के साथ, और हमारे जैसे लोगों के साथ जो है अन्याय हो रहा है। हम लोग जो है जेल में जा रहे हैं, और आप लोग तो जो है ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे, मतलब गुड बुक्स में हो। लेकिन उस टाइम पर जैसे कि नेहरू और बोस जैसे लीडर्स भी थे, तो वो तो चाहते थे कि दोनों पार्टी साथ में काम करें। लेकिन उनको भी बोल दिया गया कि आप तो जो है कांग्रेस के ज़्यादातर सपोर्ट में हो और हमारी सपोर्ट में नहीं हो। इसलिए कम्युनिस्ट जो है वो स्प्लिट हो जाती है फ्रॉम दी कांग्रेस मेन स्ट्रीम। और उस टाइम पर कम्युनिस्ट जो पार्टी जो है वो थोड़ा से आर्म स्ट्रगल, मतलब थोड़ा सा वॉयलेंस की तरफ थोड़ा ज़्यादातर डाइवर्ट हो जाती है। और फिर ये होता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अलग हो जाती है कांग्रेस से। और आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, रिमेंबर करिए, याद करिए, रिमाइंड करिए अपने आप को कि नक्सलाइट मूवमेंट हो रहा था, वो तो बाद में हुआ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी में डिफरेंट तरीके के स्प्लिट्स चालू हो गए थे। आप देखोगे कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिज्म
कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, ऐसी अलग अलग पार्टीज़ का जो है फॉर्मेशन हो रहा था। और कम्युनिस्ट पार्टी जो है कहीं ना कहीं थोड़े से अलग अलग ग्रुप बना रही थी, जिसमें जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े और ज़्यादा वॉयलेंट होते जा रहे थे। इसलिए ब्रिटिशर्स के लिए और काम आसान हो गया। ब्रिटिशर्स ने कम्युनिस्ट पार्टी को 1934 में इलीगल बता दिया। ठीक है, क्योंकि वो कहीं न कहीं जो है थोड़ा-सा वॉयलेंस की तरफ टाइल्टेड थी, इसलिए उनको जो है इल्लीगल बताने में ब्रिटिशर्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी जितनी भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कहीं न कहीं नेशनल स्ट्रगल में हेल्प इसलिए कर रही थी क्योंकि ये बहुत सारे मासेस को, जैसे कि पीजेंट्स को, वर्कर्स को, ये सबको सपोर्ट कर रही थी। और साथ-साथ ये सब पार्टीज़ जो है ये मार्क्सिस्ट आइडिया से इन्फ्लुएंस थी। तो कहीं न कहीं जो है ये सारी पार्टीज़ जो है लोगों तक जो है ये आइडियोलॉजी को पहुँचाने में हेल्प कर रही थी। नेशन बिल्डिंग की आइडियोलॉजी को जो है लोगों तक पहुँचा रही थी। अब होता ये है कि 1935 में देखिए, अब क्योंकि अब ब्रिटिशर्स का काम तो है फूट डालना, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें कंसोलिडेशन तो करना ही पड़ेगा। तो कंसोलिडेशन करने के लिए क्या होता है कि डन ब्रैडले थीसिस होता है। तो यहाँ पर जो है इसकी स्पेलिंग जो है गलत लिखी हुई है। यहाँ पर जो है डन नहीं आएगा, दत्त आएगा। ठीक है, दत्त आपको पता है, आर पाल में दत्त, आर पाल में दत्त यानी रजनी पाल में दत्त जो है और वो एक तरीके के मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जो है वो इंस्पायर्ड थे। तो यहाँ पर दत्त आएगा। ठीक है, DUTT। ठीक है, तो दत्त पाल में दत्त ब्रैडले थीसिस। अब ब्रैडले मतलब बैन ब्रैडले के साथ मिलकर राजनी पलमे दत्त ने मिलकर, दोनों ने मिलकर जो है एक दत्त ब्रैडले थीसिस लिखा था। और ये थीसिस क्या था, ये इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल प्रेस में जो है पब्लिश हुआ था। और इसके अंदर वो बताते हैं कि किस तरीके से अगर हम कांग्रेस को और साथ साथ अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी को साथ में लाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ अच्छे से लड़ पाएंगे। इसलिए इस तरीके की आइडियोलॉजी के ऊपर फिर ये होता है कि फाइनली ऐसा माना जाता है कि अब हमें जो है साथ में लोगों को लेकर आना है। और इसी के चलते वो लोग कहते हैं कि हम पीसी जोशी की लीडरशिप के अंदर, पीसी जोशी आपको पता होंगे, पीसी जोशी यानी पूरनचंद जोशी जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उनकी आइडियोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे, इम्पेरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और साथ साथ जो है हम जो कांग्रेस पार्टी है उनका भी साथ देंगे। तो फाइनली अक्टूबर 1934 के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो फॉर्म हो जाती है। अब आप सोच सकते हो कांग्रेस और सोशलिस्ट मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं दो अलग अलग आइडियोलॉजी से मिलकर जो है बन जाती है। मतलब इसमें लेफ्ट आइडियोलॉजी भी है और थोड़ी सी राइट आइडियोलॉजी भी है। और साथ साथ जो है इसमें जो है बहुत सारे लीडर्स होते हैं, जैसे कि जयप्रकाश नारायण। आपको पता होगा 1974 में जयप्रकाश नारायण ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था रिवॉल्यूशन में, टोटल रिवॉल्यूशन में, वो अलग कहानी है। आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी, तो अलग अलग तरीके के जो है लीडर साथ में आते हैं और इनकी आइडियोलॉजी जो है सेम ही होती है और ये लोग कांग्रेस के अंदर ही काम करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऑफ कोर्स ही बात है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अपोज करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दो अलग अलग बोलते हैं ना, जैसे कि आसमान जमीन आप कैसे एक साथ कर सकते हो, तो उनको लगता है ये बहुत ज़्यादा एंटी रैशनल है, तो इस तरीके की आइडियोलॉजी को बिलीव नहीं करते, इसलिए कुछ लोग फिर भी अलग रह जाते हैं। लेकिन जो लोग इसमें आ जाते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें पीजेंट्स और वर्कर्स को भी कांग्रेस के अंदर मिलाना है, इससे कांग्रेस जो है स्ट्रेंथन हो जाएगी। और साथ साथ क्योंकि कांग्रेस के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ कौन से लीडर्स बचे थे, एल्डरली लीडर्स बचे थे जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास थी। और उस टाइम पर फिर ये भी होता है कि वो लोग बिलीव करते हैं कि अब इस तरीके के जो लोग इसमें बचे हैं कांग्रेस में, इससे लोगों को जो है मास अपील नहीं हो पा रही है, इसलिए कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि अब जो है हमें जो है नेशनल मूवमेंट जो है अगर स्ट्रॉन्गर बनाना है तो हमें मासेस तक पहुंचना पड़ेगा। तो इसलिए वो मिरर थीसिस करते हैं, मिरर थीसिस भी लिखते हैं और उसमें 1935 में बताते हैं कि हमें जो बुर्जुआ लीडरशिप है, बुर्जुआ लीडरशिप मतलब होते हैं ना कुछ एलिट क्लास है, वो एलिट क्लास को रिप्लेस करके, जो एलिट क्लास जो कांग्रेस के अंदर बन गई है उसको रिप्लेस करके अब हमें थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसे लीडर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा जो कम्युनिस्ट लीडर्स हो। कम्युनिस्ट लीडर्स हो मतलब ये कि जो लोगों के दर्द को समझते हो, जो काम करते हो मार्क्सिस्ट आइडियाज़ के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी है वो तीन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड थी। एक तो मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड थी, आपको बहुत अच्छे से पता होगा मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये आपने अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा होगा। और एक थी फेबियन प्रिंसिपल पे बेस्ड थी, और साथ साथ ये फेबियन प्रिंसिपल जो है ये ब्रिटेन की सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो फेबियन प्रिंसिपल पे बेस्ड थी। दूसरी चीज़ ये जो थी वो सोशलिस्ट और साथ साथ गांधीयन इन्फ्लुएंस से भी जो है इन्फ्लुएंस थी। तीन अलग अलग आइडियोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। आप सोचिए तीन अलग अलग आइडियोलॉजी एक साथ काम नहीं कर पाती है,
तो अक्सर क्या होता है फिर बाद में जाकर जो है इसमें स्प्लिट आ जाता है दो ग्रुप में। एक तो वो ग्रुप रहता है जो कांग्रेस के साथ आ जाता है, और एक जो ग्रुप रहता है वो कांग्रेस के साथ रहता है, कांग्रेस के साथ, और एक जो होता है कांग्रेस के खिलाफ। और उस टाइम पर क्या हो रहा था, अक्सर आप आपने देखा होगा मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये आज भी आप देखोगे सारी चीज़ें जो है इंटरचेंजेबली यूज़ होती है, और आपको कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा तीनों भी चीज़ों में, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। लेकिन आज के टाइम में आपको थोड़ा सा पढ़ाया जाता है कि मार्क्सिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म में डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो। लेकिन उस टाइम पर मार्क्सिज्म और सोशलिज्म को जो है इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा रहा था, जैसे कि जेपी नारायण ने उनकी बुक में जो है क्लियरली बताया था कि सोशलिज्म जो है वो मार्क्सिज्म ही है। ठीक है। और 1930s में कुछ और जो है लोग, जैसे कि एम एन रॉय, सुभाष बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है फॉर्मेशन करते हैं 1939 में, और वो रिजाइन कर देते हैं कांग्रेस से, क्योंकि ये लोग थोड़ा कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था ज़्यादा टिल्टेड थे टूवर्ड्स कम्युनिज्म या फिर आप कहो सोशलिज्म। ठीक है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि डिफरेंस तो एग्जिस्ट करते ही, क्योंकि सोशलिज्म का क्या काम होता है कि इंडियन सोसाइटी में जो डिफरेंस है उसको ख़त्म करना है। तो डिफरेंस तो थे, और डिफरेंस होने के बावजूद ये लीडर साथ में आए, और उन्होंने 1935 में सोचा कि नहीं, हमें जो है सोशलिज्म को स्ट्रॉन्गर करना है। और इसलिए वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं जो डोमिनेंट कांग्रेस है उनके अपोज थे। क्यों अपोज थे? क्योंकि उनको लगता था कांग्रेस ब्रिटिशर्स के साथ मिली हुई है, और कहीं ना कहीं बुर्जुआ क्लास है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस आइडियोलॉजी को, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है अपोज करती थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है बहुत सारे अकेडमिशियंस के द्वारा कि ये जो इंडियन पॉलिटिक्स का ये जो ग्रुप था, कम्युनिस्ट ग्रुप, इसने जो है बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि कांग्रेस का उस टाइम पर इस तरीके से काम करना ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि ब्रिटिशर्स को जो है हम निगोशिएट कर सकते हैं, हम उनको जो है मार धमका के नहीं समझा सकते। इसलिए ज़रूरी था कि हम जो है उनको धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं निगोशिएट करें, और यही निगोशिएशन का जो काम है ये कर रही थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये चीज़ जो है कौन नहीं समझ पा रहे थे? कम्युनिस्ट नहीं समझ पा रहे थे। अब देखिए कहीं न कहीं जैसे कि हिंदू मुस्लिम स्प्लिट हुआ, उसके बाद आप देखोगे तो इस तरीके के जो अलग-अलग आइडियोलॉजिकल स्प्लिट हो रहे थे, इससे भी कहीं न कहीं देश की यूनिटी जो है वो कहीं न कहीं चैलेंज हो रही थी, और इसलिए ब्रिटिशर्स जो है उस चीज़ का फ़ायदा उठाते जा रहे थे। तो अगर कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी साथ में मिलकर काम करते, तो हो सकता था हमें और जल्दी इंडिपेंडेंस मिल जाती। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ है कि दोनों भी जो है एक-दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए बैठे हुए थे, तो इसलिए जो है दोनों साथ में मिलकर काम नहीं कर पाए। तो आप देखते हैं दोनों के प्रोस एंड कॉन्स को अगर हम कंपेयर करें, तो देखिए उस टाइम पर जो कम्युनिस्ट लीडर्स थे, वो लोग क्या चाहते थे? वो लोग सिर्फ और सिर्फ आर्म स्ट्रगल पर ज़्यादातर एम्फसाइज कर रहे थे। तो उनके लिए आर्म स्ट्रगल कर रहे थे, बल्कि वो ये नहीं सोच रहे थे कि उस टाइम पर जो इंडियंस है क्या वो आर्म स्ट्रगल के लिए तैयार भी है। उस चीज़ को वो निग्लेक्ट कर रहे थे, उस चीज़ पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी चीज़ ये आती है कि उन्होंने ये भी नहीं समझा कि साथ-साथ जो है उन लोग डिफरेंट डिफरेंट जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस भी और नेहरू भी, दोनों भी जो है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे। लेकिन वो लोग भी साथ में काम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके डिफरेंसेस थे। कुछ लोग जैसे कि देखिए आप थोड़ा सा नेहरू जो है वो थोड़े से पीसफुल, थोड़े से पीसफुल पैसिफिस्ट रास्ता अपनाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस थोड़ा सा रिवॉल्यूशनरी थे, थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट थे। वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं आप देख सकते हो, आपने पढ़ा होगा, तो वो जो है कहीं न कहीं थोड़ा जल्दी इंडिपेंडेंस के लिए रिवॉल्यूशनरी वे जो है और वायलेंटरी वे जो है वो अपनाना चाहते थे। तो वो लोग भी साथ में काम नहीं कर पाए। तो मतलब जो लेफ्टिस्ट पार्टीज़ थी वो लोग भी अपने साथ में जो है काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके लीडर्स के बीच में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन आ रहा था। आइडियोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ किया नहीं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत सारे लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन जो है बनाए, और इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग थे जो नहीं आ पा रहे थे पॉलिटिक्स तक, उन लोगों को उन्होंने जो है साथ में लाया। ठीक है। और उन्होंने जो है बहुत सारी जो है अलग अलग तरीके की स्ट्राइक्स भी जो है ऑर्गेनाइज करी, जो कि साथ साथ जो है मिल वर्कर, जैसे कि आप देखोगे जूट मिल स्ट्राइक थी 1929 में, और 1937 में एक स्ट्राइक थी भद्रलोक द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है। तो अलग अलग तरीके की आइडियोलॉजी के लोग अगर साथ में आ जाते हैं, तो और ज़्यादा मूवमेंट जो है वो पावरफुल हो जाता है, क्योंकि लोग जो है ज़्यादातर मास अपील में जो है काम कर पाते हैं। जैसे कि आप देखोगे गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ में लाया, और आप देखोगे मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स मतलब जो है अनटचेबल्स को साथ में लाया। ठीक है। तो अनटचेबिलिटी को बैन करने के लिए, और स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स को उन्होंने साथ में लाने की कोशिश की। ठीक है। अब यहाँ पर जो है गांधी जी के जो एफर्ट्स थे, इसके अलावा जो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ये चाहती थी कि जो वर्कर्स और पीजेंट्स भी साथ में आ जाए।
तो इसलिए जो है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने भी प्ले किया, क्योंकि ये लोग जो है कहीं न कहीं बहुत सारे स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज़ करते थे और स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज़ करने से बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो उनके साथ जुड़ चुके थे। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बताया गया है कि एक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन वो बनाते हैं, वो एक तरीके की ट्रेड यूनियन कॉर्पोरेशन बनाते हैं जिसके अंदर करीबन करीबन 1934 के अंदर अराउंड वो बनाते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाते हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि सॉरी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो 1920 पे बन जाती है। तो उस टाइम से क्या होता है कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पता है 1942 में, तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में होता है। और जब इंडियंस का सपोर्ट चाहिए रहता है तो उस टाइम पर ये जो यूनियन होते हैं उसके इतने सारे लोग, मतलब 3,37,695 लोग उसमें थे। और वो लोग जो है सपोर्ट करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो वर्कर्स थे, ये जो यूनियंस थी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी फ्रीडम स्ट्रगल में। अब हम आ गए हमारे चैप्टर के लास्ट पार्ट पे जिसमें हमारी समरी डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और आप जो है देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के। और इस चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इस चैप्टर का हमारा जो मेन कंसर्न था, इसमें हमने देखिए गांधी जी के बारे में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि अक्सर क्या होता है आप अगर पढ़ते हो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में तो गांधी जी का रोल आ जाता है। तो गांधी जी का रोल हमने इसमें जो है नहीं डिस्कस करते हुए हमने रिवॉल्यूशनरीज के बारे में डिस्कस किया। और जो ये रिवॉल्यूशनरीज अक्सर अक्सर नॉट इन ऑल द केस गांधी जी के अपोज थे, क्योंकि गांधी जी की पॉलिसी जो थी वो बहुत धीरे थी उनके अकॉर्डिंग और नॉन वायलेंट पॉलिसी थी। और गांधी जी से ये लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि ये लोग चौरी चौरा इंसिडेंट में गांधी जी ने जो है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको विड्रॉ कर लिया था। और दूसरी चीज़ ये भी होती है इस टाइम पर कि उस टाइम पर जैसे कि जो मैंने आपको बताया वर्ल्ड में जो पॉलिटिक्स चल रही थी, वर्ल्ड में रशिया में जो पॉलिटिक्स चल रही थी उसके कारण भी लोग जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुके थे। और लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया था कि हम जो है रशिया के जो प्रिंसिपल्स है उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए लोग जो है सोशलिज्म और मार्क्सिज्म के आइडियोलॉजी से इंस्पायर होकर जस्ट और क्लासलेस सोसाइटी को बनाने के लिए लगे हुए थे। और उसके अलावा जो वर्किंग क्लास थी और जो पीजेंट्स थे जिनको बहुत टाइम तक इग्नोर किया गया था, जिनको जो है ध्यान नहीं दिया गया था, उन लोगों को साथ में लाने का काम भी जो है ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टीज करती हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। साथ में ही जो रिवॉल्यूशनरीज थे जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी से बहुत डिफरेंट थे, ये रिवॉल्यूशनरीज ने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो है नेशनलिस्ट फीलिंग को भी जगाया है और साथ साथ जो है इन लोगों ने डिफरेंट सेट ऑफ पीपल को साथ में लेकर आए हैं। और एक और चीज़ देखने की ये भी है कि ये जो रिवॉल्यूशनरीज आते हैं इनको ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस मतलब एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं, क्योंकि उनको पहले तक के हमको ये लगता रहता था कि जो कांग्रेस है वो जो है लीडर्स है वो पूरे इंडिया के लीडर्स हैं। लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव देते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सब अल्टर्न क्लासेस को इग्नोर कर रही है, ये पर्सपेक्टिव ये लोग ही देते हैं। मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स भी आज भी जो है पर्सपेक्टिव देते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ एक एलिट क्लास की या फिर बुर्जुआ क्लास थी जो कि मासेस को जो है इग्नोर करती थी। तो इसलिए ये पर्सपेक्टिव भी जो है हमें देते हैं ये लोग कि जो सबअल्टर्न क्लासेस है यानी जो कॉमन मैन है, जो पुअर पीजेंट्स है, जो वर्कर्स हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा था कांग्रेस के अंदर। और कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड एलिट थी जो कि ब्रिटिशर्स के बोलने पर जो है काम किया करती थी। और इसलिए कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशनरीज जो है वो वायलेंस का यूज़ करते हैं। अक्सर उन्हें दबा दिया जाता है, कितने लोगों को कन्विक्ट कर लिया जाता है, कितने लोगों को जेल में भेज दिया जाता है, काला पानी की सज़ा हो जाती है, अंडमान निकोबार आइलैंड में भेज दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद इनकी जो आवाज़ थी ये लोगों तक पहुंचती है। और साथ साथ इनकी जो आइडियोलॉजीज थी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इनकी आइडियोलॉजी थी कि जस्ट और इक्वल सोसाइटी एग्जिस्ट करे। तो इस तरीके की आइडियोलॉजी भी जो है बहुत लोगों तक पहुंचती है। और हमको साथ में ये भी देखने को मिलता है कि क्योंकि लोगों की आइडियोलॉजी और लोगों का डिफरेंस जो था, मतलब मेथड्स में देखिए, आइडियोलॉजी मोर एंड लेस वही थी। सबकी आइडियोलॉजी यही थी कि ब्रिटिशर से आज़ादी चाहिए, सबकी आइडियोलॉजी यही थी कि हमें एक अच्छी सोसाइटी इक्वालिटी पे बेस बनानी है। लेकिन मेथड्स में डिफ्रेंशिएशन आ जाता है। कुछ लोग वायलेंट मेथड ले रहे हैं, कुछ लोग पीसफुल मेथड ले रहे हैं, कुछ लोग स्लो ले रहे हैं, कुछ लोग फास्ट ले रहे हैं। अलग अलग मेथड्स होती हैं। तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि अलग अलग मेथड से जो है लोगों तक के ये बातें जो है पहुंची। और इन इन वजहों से ही जो है कांग्रेस जो है ज़्यादा एक लार्ज पार्टी के रूप में जो है उभर कर आती है।
भले ही आपको दिखेगा जब कांग्रेस आज़ाद होती है, मतलब आज़ादी के टाइम पर कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लेफ्टिस्ट स्टेट थे, राइटिस्ट स्टेट थे, सेंट्रिस्ट स्टेट थे, राइटिस्ट लेफ्ट, सेंट्रिस्ट लेफ्ट, अलग अलग तरीके के स्टेट्स हुआ करते थे। ठीक है, तो उसमें मतलब अलग अलग तरीके के लीडर्स जो थे वो साथ में थे, और ये बहुत यूनिक चीज़ है क्योंकि डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस, और फिर आप देखोगे धीरे धीरे आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा स्प्लिट आते हैं कांग्रेस में। ठीक है, और आज जो कांग्रेस है वो कांग्रेस और आज उस टाइम की कांग्रेस में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्प्लिट आ चुके हैं। ठीक है, तो समझ में आएगा आपको कि उस टाइम पर क्यों एक साथ थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना ही जो था वो मेन मोटिव था, इसलिए कहीं ना कहीं वो लोग साथ में थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स चले गए तो फिर आपस में लड़ने लग गए और आपस में अलग अलग आइडियोलॉजी बनाने लग गए। तो वैसी ही चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो हमने यही समझा कि फ्रीडम मूवमेंट से किस तरीके से डिफरेंट तरीके की आइडियोलॉजी साथ में आती है, भले ही उनके बीच में जो है डिफरेंस हो उनकी मेथडोलॉजीज में, लेकिन वो लोग फिर भी साथ में आती हैं। और दूसरी चीज़ ये भी, जब जवाहरलाल नेहरू 1947 में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि प्लानिंग कमीशन जो फॉर्म होता है वो कहीं ना कहीं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे चलता रहता है, राइट। अभी तक के चलता आ रहा था, लेकिन सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे नहीं, लेकिन तब तक के तो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे चला आ रहा था। और दूसरी चीज़ ये भी कि जो है सोशलिस्ट वर्ड का जो इंक्लूजन करना कॉन्स्टिट्यूशन में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत हद तक के जो है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे भी बेस्ड था, क्योंकि ये जो है जवाहरलाल नेहरू और उनके जो फादर थे मोतीलाल नेहरू, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे फ्रॉम दी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है टू वॉच द मूवी गांधी विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ 1982। आप इसको देख सकते हैं टू गेट एन आइडिया ऑफ गांधी जी लाइफ। तो इसी के साथ we end our video and we'll meet in the next video. Till then, bye and happy learning.